8 या 10 करोड़ की सीवरेज लाइन का काम पूरा मुकम्मल हो चुका है। बैठो भाई, क्लासरूम नहीं है, बैठो। तो सीवरेज लाइन का काम पूरा मुकम्मल हो चुका है भोलकपुर में। गली गलियों में, छोटे से गलियों में भी अल्हम्दुलिल्लाह नई ड्रेनेज की और सीवरेज की लाइन डाल दी गई। पीने के पानी का लाइन जिसकी लागत करीब 10 करोड़ की है, वो पाइप्स आप देख रहे हैं कि पानी के पाइप पड़ चुके हैं, उस काम की शुरुआत हो चुकी है। इंशाअल्लाह ताला 1 महीने 1.5 महीने के अंदर भी मुझे उम्मीद है कि वो पीने की पानी की लाइन पूरे भोलकपुर में नई लाइन डाल दी जाएगी, जिससे इंशाअल्लाह ताला इससे यहाँ की आवाम को एक बहुत बड़ा फायदा पहुँचेगा। जब नई पानी की लाइन और सीवरेज लाइन पड़ जाएगी, अगर आप दोनों को मिलाएंगे तो करीब 22 करोड़ की लागत से दोनों काम इंशाअल्लाह ताला हो जाएंगे। सीवरेज लाइन का तो काम हो चुका है। एक बिट सीवरेज लाइन का मेरे ख्याल से मंदिर के पास था, मंदिर के वो इंदिरा नगर ग्रेवयार्ड वहां पर रुकावा है, वो भी इंशाअल्लाह हो जाएगा। तीसरी बात जो मैं आपको बताना चाहता हूं वो ये है कि यहाँ पर हमारे आयरन मर्चेंट की तरफ से एक स्कूल चलता है मदीनतुल उलूम, और ताजराने चिरम की तरफ से भी एक स्कूल चलता है। आप लोगों इन दोनों स्कूल के जिम्मेदारों ने हमसे मुलाकात की थी और उनका ये इसरार था और वो हक बजानिब है कि उनको जो प्रॉपर्टी टैक्स पे करना पड़ता है, क्योंकि वो ट्रस्ट के तहत गरीब बच्चों को हजारों की तादाद में इन दोनों स्कूलों में तालीम दी जाती है, तो मैं उन दोनों स्कूल के जिम्मेदारों को ये बताते खुशी महसूस कर रहा हूँ कि मदीनतुल उलूम और ताजराने चिरम के स्कूल का जो प्रॉपर्टी टैक्स का मसला था, अल्हम्दुलिल्लाह वो भी हल हो चुका है। मैं व्हाट्सएप के ज़रिए से वो दोनों लेटर जो वजारत म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से आए हैं, वो लेटर भी इंशाअल्लाह ताला मैं हमारे शरीफ साहब को और अखिल साहब को दे दूंगा। और मेरी उनसे गुजारिश है कि वो मदीनतुल उलूम और रुक जाइए भाई, रुक जाइए, मदीनतुल उलूम और ताजराने चिरम के जिम्मेदारों तक वो उसको पहुंचा देंगे। और इससे हटकर भी कई मुकामात पर सीमेंट रोड का काम हुआ, कई मुकामात पर लाइटें लगाई गई। एक सिलसिला डेवलपमेंट का, तरक्याती काम का शुरू हो चुका है। मेरी आपसे अदबन गुजारिश है कि इस तरक्याती काम के सिलसिले को हमको जारी और सारी रखना है। इसीलिए मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूं कि 1 दिसंबर के दिन आप अपना एक वोट मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार जिनका इंतखाबी निशान पतंग का है, आप उनके हक में अपने वोट का इस्तेमाल करिए। ये जो बल्दिया के इलेक्शन है, इसमें आपको बैलेट पेपर के ऊपर, कागज के ऊपर पतंग का निशान देखकर आपको वहां पर मोहर लगाना है और एहतियात के साथ इसको मोड़कर दोबारा उस डब्बे में डालने से ही आपका वोट पड़ता है। तो इसका खास ख्याल रखिए। ये मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की 5 साल की कारकर्दगी मैं आपके सामने रखा हूं। दूसरी अहम बात जिसका मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, खास तौर से मुशीराबाद की आवाम का और बिलखुसूस भोलकपुर की आवाम का, कि आपने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के फैसले की तायीद की और 2018 के असेंबली इंतखाबात में अगर मुशीराबाद से TRS के MLA की कामयाबी हुई तो वो सिर्फ और सिर्फ भोलकपुर की आवाम के वोटों की वजह से यहाँ पर TRS का MLA मुशीराबाद में कामयाब हो सका। इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। अब रहा सवाल कि पार्लियामेंट में क्या हुआ, वो हमको नहीं मालूम। हम तो नहीं साथ दिए बीजेपी का, ना कभी दे सकते। अब ये उनको सोचना है क्या हुआ। इसके बावजूद भी TRS कहती है कि मजलिस से हमारा कोई अब अलायंस नहीं है, तो हमने भी कह दिया कि हमारा भी TRS से कोई अलायंस नहीं है, इसलिए कि निस्बत उन्होंने हमको भी जाए थे, हम नहीं भी जाए थे, हमको कबूल नहीं है।
एक और अहम बात जिसकी तरफ मैं आपकी तवज्जो चाहता हूं वो ये है कि ये बल्दिया के इंतखाबात हैं। ऐसा लग रहा है हैदराबाद के बल्दिया के इंतखाबात नहीं नजर आ रहे, बल्कि हम भारत का कोई वजीर आजम बनाने जा रहे हैं। बल्दिया के इंतखाबात में बरखी, आबरसानी, रोड, नल, प्रॉपर्टी टैक्स, ये स्ट्रीट लाइट, अस्पताल, इन चीजों पर बात होना, मगर ऐसा लग रहा है कि हम मुल्क के वजीर आजम का इंतखाब करने जा रहे हैं। अब ये मैं क्यों कह रहा हूं, टीआरएस के एक पावर मिनिस्टर हैं जगदीश्वर रेड्डी, वो जनाब ये कह दिए कि बीजेपी वालों को मुखातिब होकर करेंगे, बीजेपी वाले बताओ कि आप नरेंद्र मोदी और असदुद्दीन ओवैसी की मुलाकात हुई नहीं हुई। मैं जगदीश्वर रेड्डी साहब को बोलूंगा कि मेरे को अगर मिलना है ना तो मुझे किसी से डर नहीं है, खुल के मिलूंगा मैं। अब तक नहीं मिला, मगर ये मिले, आपको कैसा मालूम है मैं मिला, बोल के बताओ। आपके पास अगर कोई फोटो है तो दिखाओ। यानी वो ये बता रहे हैं कि देखो मजलिस और बीजेपी मिली भी है। मैं जगदीश्वर रेड्डी साहब को भोलकपुर की आवाम की तरफ से एक पैगाम दे रहा हूं कि लॉकडाउन में 3.5 महीने भोलकपुर के हर घर में लाइट का बिल जो 500 रुपये, 1000 रुपये आता था, वो 5-5 हजार रुपये आया नहीं आया? आया ना? आप लोग दिए ना? कितना औंट के कोस के दिए होंगे? नहीं, शर्माना नहीं, हुआ नहीं हुआ। अब मैं भोलकपुर की आवाम की तरफ से जगदीश्वर रेड्डी साहब को बोल रहा हूं, मैं किससे मिला नहीं मिला वो छोड़ो, मेरी उम्र अब दरियाफ्ती की नहीं है, समझे ना। आपसे हम गुजारिश कर रहे हैं कि आप भोलकपुर नहीं बल्कि पूरे ग्रेटर हैदराबाद के गरीब जनता के लिए टीआरएस की हुकूमत को यह करना चाहिए था कि 3.5 महीने जो लॉकडाउन था, जिसमें कोई कारोबार नहीं हुआ, जिसमें कोई काम नहीं हुआ, हजारों ने बल्कि लाखों की तादाद में गरीब अवाम रोजगार से महरूम हो गए, उनकी आमदनी में कमी हुई। तो मैं टीआरएस हुकूमत से इस बात का मुतालबा भी कर रहा हूं और टीआरएस हुकूमत को ये बता रहा हूं कि जब आइंदा असेंबली का सेशन होगा तो मजलिस के 7 अराकीन असेंबली के वेल में जाकर खड़े होकर हुकूमत से इस बात का मुतालबा करेंगे कि 3.5 महीने जो इलेक्ट्रिसिटी का बिल आया, एक एक गरीब के घर से कम 3-3.5 महीने का 300 यूनिट को उनको माफ करके आने वाले साल में 300 यूनिट को एडजस्ट कर देना, क्योंकि इससे बहुत बड़ा गरीबों पर बोझ पड़ा है, माली बोझ पड़ा है। ये हम आपसे वादा कर रहे हैं। अब इन्हें सुनते अच्छा है, नहीं सुने तो फिर तैयार हो जाओ, जंग होगी, मुकाबला होगा। दूसरी बात के कांग्रेस वाले, उनका एक मलकाजगिरी का एमपी है, बहुत अक्लमंद है माशाअल्लाह, बहुत अक्लमंद है, थम्स अप भी नहीं बोल सकते, उसको 1.5 होशियार बोलना पड़ता है। वो कौवा चला हंस की चाल सुने ना आप, वो मामला है। उन्होंने मीडिया को बिठा के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताए कि पिछले साल राजभवन में सदर जमहूरिया हैदराबाद को हर साल आते दिसंबर में, वो बरसों से एक रिवाज है। वो बोलारम के पास वहां पे राष्ट्रपति भवन है, रुकते वहां। तो गवर्नर हम सबको बुलाए, मैं भी जमात का एक जिम्मेदार हूं, तो मैं उनसे बातचीत किया, हेलो हाउ आर यू, इतना ही पूछा मैं, और कुछ नहीं। तो इन्होंने वो दिखा के, वीडियो दिखा के बोल रहे कि असदुद्दीन ओवैसी सिकंदराबाद के मौजूदा एमपी और मरकजी वजीर से बात करके साजिश कर लिए। अरे प्यारे, वो 1-2 मिनट की मुलाकात में कौन सी साजिश होती रे भाई? तुम्हारे पार्टी में हो सकती, हम नहीं करते ऐसा काम। फिर कांग्रेस वाले बोलते मजलिस बीजेपी की बी टीम है, मजलिस वोट काट रही। बिहार में सैयद मोइन भी बिहार आए थे, वहां पर वो एक बहादुरगंज असेंबली हल्के की जिम्मेदारी सैयद मोइन को दी गई थी। तो सैयद मोइन और तमाम मजलिस के लोग, मजलिस बिहार में 20 सीट असेंबली की लड़ी और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के करम से 20 में से 5 सीट पर मजलिस के एमएलए मुंतखब हो गए। तो ये कभी भी इनको ये बात हजम नहीं हो रही
कि हैदराबाद की शेरवानी निकलकर बिहार को पहुंचकर वहां जीतते, तो इनको समझ में नहीं आ रहा कैसे हुआ। इनको कुछ समझ में नहीं आ रहा ये कैसा हुआ। इन्हें यहां से, इन्हें तो गली का भी लीडर नहीं, इन्हें मोहल्ले का भी लीडर नहीं। मेरे पे इल्जाम लगाते थे, मैं बोला ना मैं गली का हूं ना मोहल्ले का हूं, मैं तो चबूतरे का भी नहीं हूं। मगर एक बात याद रखो, अल्लाह ने मेरे ताल्लुक से गरीबों के दिल में जो मोहब्बत डाली हो तुम जिंदगी भर नहीं निकाल सकेंगे इंशाअल्लाह। तो अब 20 सीट हम लड़े, 5 जीते। अब बचे हुए 15 में आपको मालूम 15 कौन सीट जीते? 9 सीट पर ये महागठबंधन के लोग जीते, जिसमें कांग्रेस, आरजेडी, कम्युनिस्ट पार्टियां थी, और 6 पर एनडीए जीती। कांग्रेस पार्टी 70 असेंबली की सीट लड़ी बिहार में। अगर यहाँ कांग्रेस के कैंडिडेट कहीं बैठ के छुप के सुन रहे तो सुनो पाशा, बात कान साफ हो जाएगा। 70 सीट कांग्रेस लड़ी, 70 में से कांग्रेस 19 जीती। बचे कितने? 51 में 2 मंजिल छीन ली उनके पास से, बचे 49 में कांग्रेस पार्टी जो 49 सीट बचे उसमें से 36 सीट पर बीजेपी जीती, 36 सीट पर। और इन लोगों को इतनी शर्म नहीं है कि मंजलिस पर उंगली उठा के बोलते हैं कि हम बी टीम में वोट काटे। अरे तुम नाहल हो। अगर दुनिया का सबसे बड़ा हकीम के पास भी जाकर आप बोलेंगे हकीम साहब जरा ताकत की दवा बनाओ, खमीरा बना के दो, तो भी कांग्रेस जिंदा नहीं हो सकती है, नहीं हो सकती। क्योंकि लड़ने के लिए जज्बा चाहिए, एक आइडियोलॉजी चाहिए, फिक्र चाहिए, एक इखलास चाहिए, ईमानदारी चाहिए। आपके पास कुछ भी नहीं है, आपके पास कुछ भी नहीं है। तो वहां पर अगर आज बिहार में बीजेपी और नीतीश कुमार की हुकूमत है तो ये कांग्रेस को 70 सीट दिए। हम जाकर बोले थे हमसे बात करो, मुख्तसर हमारे को सीट दो, तो नहीं आपको हाथ नहीं लगा सकते, आपको हाथ लगाए तो बीजेपी जीत जाती, तुम्हारे साथ खड़े रहे तो उनका वोटर हमारे को नहीं आता, उनको वोट डालता। मैं बोला बाबू हमारे साथ ठहरे तो तुम्हारा जितना इफलास है वो भी खत्म हो जाता, मगर समझे नहीं। ठीक है, हम बोले करो अपना मामला क्या है। देखिए एक बात याद रखिए कि दुनिया में अगर आपको कामयाबी हासिल करना है ना तो कभी भी इस जमीन पर मखलूक के लिए काम मत करो। जो भी काम करेंगे खालिक के लिए करो। मैं किसी मखलूक को खुश करने के लिए काम नहीं कर रहा हूं। मैं किसी इख्तिदार की कुर्सियों पर बैठने वालों के डर से या उनके खौफ से या उनको खुश करने के लिए काम नहीं कर रहा हूं। इसीलिए अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह सुब्हानहू व तआला हर इंसान के दिलों का हाल जानने वाला है और अल्लाह नियतों के मुताबिक कामयाबी अता करता है। कोई 5 साल पहले हम लड़े थे बिहार, 6 सीट लड़े, 5 पे जमानत जब्त हो गई, 1 पे जमानत बचाए। 5 साल खूब मेहनत किए, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने लाज रख ली। अब वहां पर हमारे 5 शेर जीतकर बिहार के असेंबली में चले गए। मैं भोलकपुर से सीमांचल की सरजमीन पर बसने वाले उन गयूर लोगों को सलाम करता हूं। अब तीसरा आ जाइए बीजेपी पे। अब बीजेपी का तो मामला ऐसा है कि बल्दिया का इलेक्शन है, डेवलपमेंट की, तरक्की की, विकास जिसको बोलते हैं उसकी कोई बात नहीं इनके पास। अब आज कोई बीजेपी का एक लीडर बोल दिया कि अगर हम हैदराबाद का बल्दिया इलेक्शन जीत गए तो पुराना शहर पाटापट्टनम में सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे। हम ओल्ड सिटी में पाटापट्टनम में जो भी तेलुगु में बोलते हैं सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे और वहां से पाकिस्तानियों और रोहिंग्यों को निकालेंगे। मैं बीजेपी वालों को बोल रहा हूं पाशा, ये आप किस पे सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे? ये तो भारत के लोग हैं ना। मैं बीजेपी से कह रहा हूं कि जो भी आज स्टेटमेंट दिया, मैं प्राइम मिनिस्टर से बोल रहा हूं, ये बात सच है कि चीन की फौज लद्दाख में डिप्सांग प्लेन एक इलाका है, वहां पर चीन की पीएलए, वो आर्मी का नाम है, 970 स्क्वायर किलोमीटर पर चीन बैठा हुआ है। मिस्टर मोदी वहां सर्जिकल स्ट्राइक नहीं करेंगे, मुंह से चीन का नाम नहीं लेंगे, वहां से निकालने की बात नहीं करेंगे।
और इनके बाकड़े पहलवान जिनके चड्डों में से मोंढे पलट गए, हमारे को बोल रहे सर्जिकल स्ट्राइक है। आप बताइए कि क्या बात है। चीन कब्जा करके बैठा डेप्सांग वैली में 970 स्क्वायर किलोमीटर। नहीं, हम यहां पर। अच्छा ये बताइए, आपकी हुकूमत है, अमित शाह होम मिनिस्टर है, इतने कमजोर है होम अमित शाह, इतने वीक हैं। कितने पाकिस्तानी है बताओ? कल 24 घंटे तक तुम्हारे को टाइम दे रहा हूं, बताओ कितने पाकिस्तानी हैं? निकालो, बताओ, लिस्ट बताओ हमको। याद रखो, हैदराबाद की सरजमीन पर जो कोई बसता है, चाहे वो मुसलमान हो, हिंदू हो, दलित हो, आदिवासी हो, सिख हो, ईसाई हो, वो भारत का बाइज्जत शहरी है। यहां पर कोई पाकिस्तानी नहीं रह सकता, ना हम रहने देते उनको। मगर बल्दिया का इलेक्शन है, दिखाने को कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं दिखा सकते। अब क्या समझ रहे? ओ डरा के करूंगा। पाशा डराएंगे ना तो हम भी डरा सकते हो। गए दुनिया, जमाना चला गया लुंगी उठा के दिखाने का जमाना। हाँ, वो अब बात नहीं करना। हम अकेले पूरे भारत में फिरते, हर जगह जाकर गरीब और मजलूम अवाम जिनको बेआवाज कर दिया गया, उनके दिलों में छुपे हुए गम को, मसाइल को, उनकी तकलीफ को बयान करते। मगर बीजेपी के पास कुछ भी नहीं है। सर्जिकल स्ट्राइक करते कहते है। अरे वहां चीन पे कर बाबा, इसको भी लिख जाओ, इसको भी ले जाके दिखाओ आपको। मन नहीं, क्या करेंगे? अरे इलेक्शन है, ये जमहूरियत में इलेक्शन है, वो निकालेंगे। अच्छा एक और मौसूफ है, आकर उन्होंने बोल दिए मंजलिस को वोट दिए तो मुल्क के मफाद में नहीं है। क्यों पाशा? मुल्क तुम्हारे बाप का है, हमारा नहीं है। और हमारे बाप का मुल्क है ये, हमारे अब्बा का मुल्क है ये। कैसे है बोलो? कैसे हमारे अब्बा का मुल्क है? नहीं मालूम तो सुनो। अब सुनो, इसके बाद कल से फिर चर्चे होंगे अपनी बात का कि भोलकपुर में बोले 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 क्या करते कर लो, बैगन को बोलो, बोले आप बोलिए। अब्बा का मुल्क क्यों है? अब्बा का मुल्क इसलिए है कि हमारे अब्बा, आपके अब्बा, हमारे अब्बा के अब्बा के अब्बा के अब्बा के अब्बा को ऊपर तक हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जब अल्लाह दुनिया में भिजाया तो हजरत आदम पहला कदम हमारे मुल्क में रखे। तो अब्बा की जमीन हुई नहीं हुई? अब अब्बा की जमीन में से हमारे का कोई हक छीन सकता? तो सुनो बीजेपी वालों, जब तक दुनिया कायम रहेगी, जब तक सुबह कयामत नहीं होगी, भारत में मुसलमान बाइज्जत शहरी रहेगा। और सुन लो मेरी इस बात को कि इस मुल्क की आजादी में आरएसएस ने कोई रोल अदा नहीं किया था। ये अंग्रेजों से मिले हुए थे, अंग्रेजों की गुलामी कर रहे थे, खत लिख कर भिजा रहे थे। सुबह कयामत तक हम मुजाहिदीन आजादी की कुर्बानियों को रायगा नहीं जाने देंगे। अगर इस मुल्क में हम उन मुजाहिदीन आजादी के जानशीन बनकर भारत के इस संविधान को, आइन को, तिरंगे को ऊंचा करके अपने हुकूक की लड़ाई हम लड़ रहे हैं। आज मंजलिस जो लड़ाई लड़ रही है वो हिस्सेदारी की लड़ाई है। वो हम चाहते हैं कि इख्तियार में हमको हिस्सा मिले। हम ये नहीं चाहते कि कुर्सी पे जाकर बैठ जाएं। हम ये चाहते हैं कि कुर्सी होगी, एक नहीं होगी, 2 कुर्सी होगी। अगर केसीआर एक कुर्सी पर बैठेगा तो दूसरी कुर्सी पर आपकी तरफ से असदुद्दीन ओवैसी बैठेगा और आंख में आंख डालकर मजलूम आवाम के मसाइल की बात करेगा। मगर बीजेपी को समझ में नहीं आ रहा। अच्छा तीसरा कोई आके बोल दिया कि यहां पर रोहिंग्या है। मैं तो कल ही बोला 24 घंटे का टाइम दो, 1000 नाम बताओ होटल लिस्ट में, वो भी नहीं बता सकते, कुछ नहीं बता सकते। किस किस को पकड़ पकड़ के लाके उतार रहे हैदराबाद में, उन्हें आ रहा, इन्हें उतर रहा, उन्हें एक बात, इन्हें एक बात। अरे भाई साहब ये बल्दिया का इलेक्शन है और आप यकीन जानो इंशाअल्लाह ताला बीजेपी की दाल नहीं गलने वाली। ये मकसद क्या है इनका कि लड़ाया जाए, लोगों में एक किस्म का दुश्मनी पैदा किया जाए। 6.5 साल हुआ तेलंगाना बनकर। आप मेरे को ईमानदारी से बताओ क्या कोई फसाद हुआ हैदराबाद में? इसमें बड़ा क्रेडिट जाता है हैदराबाद की आवाम को, पुलिस को भी जाता है और मजलिस को भी जाता है कि हमने शहर के अमन को जिंदा रखा, शहर के अमन को मजबूत किया। अब कोई बीजेपी का बोल रहा
ओवैसी को वोट दिए तो यूं जिन्ना है कहते। बाबा तेरे को जिन्ना के बारे में मालूम भी? कल का बच्चा है ये, छेपीती का शेरवा। ये क्या बोलते हम लोग, चूरपुर बोलते नहीं। अब उन्होंने आके बोल रहे हौले हो गए क्या लोग। जिन्ना, अरे जिन्ना कहाँ है रे बाबा? अगर हम जिन्ना को मानते तो यहाँ कहाँ रहते थे? हम तो जिन्ना के पैगाम को ठुकरा दिए। हमने कहा कि हम जिन्ना के पैगाम को नहीं मानेंगे। हम सन 57 की जंग आज़ादी में जो हमारे मुजाहिदीन आज़ादी ने, हमारे उलमाओं ने फतवा दिया था अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद का, हम उस फैसले पर इस मुल्क को अपना मुल्क माने और रहेंगे यहाँ पर। ये तुम्हारे ये बबर बक्कियों से, तुम्हारे ये बेहुदा और अनाप शनाप बातों से कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है, मगर इनका फ्रस्ट्रेशन, इनकी बोखलाहट नजर आ रही है। बीजेपी ये नहीं बोल रही कि हैदराबाद को इतना अच्छा करेंगे। मैं एक ही सवाल करा मोदी से, तड़प गए लोग, ऐसा दिख रहा सीने पे सांप उठ रहा। कैसा पूछा है? क्या पूछा मैं कि भाई 2019 से अब तक आप हैदराबाद को कितना पैसा दिए बताओ। हैदराबाद में सैलाब आया, 100 साल के बाद बारिश हुई, कितना पैसा दिए? उसकी बात ही नहीं करेंगे। जहां पैसों की बात आ रहे, मोदी बोलते नेशनलिज्म की बात करो, 56 इंच की बात करो। मैं बीजेपी को चैलेंज कर रहा हूं, 29 तारीख को इंतखाबी मुहिम खत्म हो जा रही। मैं चैलेंज कर रहा हूं बीजेपी आरएसएस वालों को कि आप अपने बयानात में क्या 29 तारीख तक टेररिज्म नहीं बोल सकते? क्या आप पाकिस्तान नहीं बोलेंगे? क्या आप रोहिंग्या नहीं बोल सकते? क्या आप अपनी जबान पर ये 4-5 चीजें नहीं लाकर हैदराबाद की बात करो? ट्रैफिक का मसला है, रोड वाइडनिंग का मसला है, बच्चों के स्कूल का मसला है, लॉकडाउन जो मोदी ने लगाया, आपको मालूम, मैं शुरू से कह रहा था लॉकडाउन गलत है, इसका कानून में कोई जवाब नहीं है। लॉकडाउन की वजह से, नरेंद्र मोदी के गैर कानूनी लॉकडाउन की वजह से कितने लोगों की नौकरी चले गई मालूम आपको? इनफॉर्मल सेक्टर में 10 करोड़ लोगों की नौकरी चले गई, 10 करोड़ नौकरी की, लाखों लोगों की तनख्वाहें कम हो गई। इस पर बात नहीं करेंगे बीजेपी बात करेंगे ओवैसी। यानी जो कोई भी गुफ्तगू शुरू होती है टीआरएस की, कांग्रेस की, बीजेपी की, मजलिस से शुरू होके दूल्हे भाई पे खत्म होती है। मैं मानता हूं इन सबका भाईजान मैं ही हूं, मगर वो मतलब नहीं भाईजान करे तो अलग निकाल दें। वो ने भाईजान अब वो क्या क्या सोचते सोचने दो। मगर इनको सिर्फ एक ही बात, मैं आपसे कह रहा हूं कि 1 दिसंबर को आप मजलिस को वोट दीजिए, और इसलिए वोट दीजिए कि मुल्क को मजबूत करना है। मुल्क में जो दुश्मन है, जो मुल्क को कमजोर करना चाहते हैं, उनके खिलाफ आप मजलिस को वोट दीजिए। भोलकपुर की तरक्की के लिए मजलिस को वोट दीजिए। हैदराबाद के अमन को बरकरार रखने के लिए वोट दीजिए। हैदराबाद की इस गंगा जमुनी कंपोजिट कल्चर को मजबूत करने के लिए मजलिस को वोट दीजिए। और आप इस बात को जान लीजिए कि यह हैदराबाद है, यहां की उर्दू भी मुनफरिद है, यहां की उर्दू भी मुनफरिद है। आप जाकर कहीं पर, बिहार में कई मरतबा हमारे लोग गए थे, वहां जाकर बोले नको 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 नको। वो बेचारे बिहार के लोग बोले क्या बोले साहब, बोला इन्हों बोले नहीं। अच्छा वो सवाल। अब आप जाके हैदराबाद की उर्दू में आप बोलते पानी नहा के आया है ना भाई। तो ये हमारी उर्दू भी मुख्तलिफ, तेलुगु भी मुख्तलिफ है, तेलंगाना की, हैदराबाद की तेलुगु भी मुख्तलिफ है। ये शहर की खूबसूरती है। और जो कोई भी यहाँ पे आता यहीं का हो जाता, और जो यहाँ पे आता वो हमारा मेहमान नहीं बल्कि हैदराबाद का हैदराबादी हो जाता। मगर अगर कोई ये समझ के आ रहा कि मैं काबिज हो जाऊंगा, कब्जा करूंगा, खुदा की कसम कोई कब्जा नहीं करेगा, ना हम करने देंगे, ना किसी को यहाँ पर काबिज होने का मौका देंगे। ये हमारा शहर है, ये आपका शहर है। और हैदराबाद का मुकाबला किससे मालूम आपको? उन लोगों से जो हैदराबाद को भाग्यनगर बनाना चाहते। तो हैदराबाद सारी दुनिया में मशहूर है। हैदराबाद में बाहर के ममालिक से इन्वेस्टमेंट आ रहा है, सॉफ्टवेयर की इंडस्ट्री में मशहूर है। ये लोग उसको उल्टा करना चाह रहे हैं। इसीलिए मेरी आपसे गुजारिश है कि 1 दिसंबर के दिन पूरे इत्मीनान और एतमाद के साथ अपना एक वोट मजलिस के हक में इस्तेमाल करिए।
पतंग का पोलिंग बूथ में जाइए, बैलेट पेपर मिलेगा, बैलेट पेपर के ऊपर आपको पतंग का निशान दिखेगा। आप पूरे इत्मीनान और एतमाद के साथ आप मुहर को उठाकर उस पतंग के निशान के बीच में लगाइए और मारिए, ठप बोल के मारिए। उसके बाद पूरे भोलकपुर में सुबह से लेकर शाम में 5 बजे तक खाली हर घर से आवाज आना। क्या आवाज आना? क्या आवाज आना? क्या आवाज आना? जरा जोर से बोलो, नारे तकबीर, नारे तकबीर। शुक्रिया बहुत बहुत। अस्सलाम वालेकुम। और भी जलसे होंगे हारों में, एक ही नहीं है अभी तो खाली शुरू